एक वक्त था जब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा। आज़ादी के समय जहां पूरे भारत की 20% फैक्ट्रीज केवल बंगाल में थी, वही आज कोई भी बड़ी कंपनी बंगाल में अपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहती है। कभी भारत का सबसे अमीर रहा बंगाल आज जीडीपी टू डेप्थ रेशियो में तीसरे स्थान पर आ गया है। तो आखिर आज़ादी से अभी तक ऐसा क्या हुआ बंगाल में? क्या थे बंगाल के राइज और फॉल के कारण? चलिए जानते हैं हमारी आज के इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। जो सांस्कृतिक विरासत बंगाल के पास है वो किसी और राज्यों के पास नहीं। फिर चाहे वो बात बिना पिलर्स वाले हावड़ा ब्रिज की हो या सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी की, बंगाल अपने आप में हमेशा सबसे अलग रहा है। लेकिन ये शानदार राज्य आज़ादी के बाद से ही लगातार डाउनफॉल की ओर आगे बढ़ रहा है। बंगाल के गोल्डन पीरियड और अभी के करंट सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें बंगाल के इतिहास को समझना होगा। बंगाल इतिहास में शुरू से ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। शुरुआत में बंगाल मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन जब मौर्य वंश खत्म हुआ तो बंगाल पर गुप्त वंश ने अधिकार कर लिया, जिसके बाद इस पर गोपाल और उसके आगे के पाल वंश ने शासन किया। 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बुख्तियार खिलजी ने बंगाल के कुछ हिस्सों को जीतकर बंगाल में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद से तो बंगाल पर मुस्लिम शासकों का ही बोलबाला था। इस्लामिक ममलूक सल्तनत, खिलजी वंश, तुर्क तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने 320 वर्षों से अधिक समय तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद बंगाल पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगलों ने बंगाल में इंडस्ट्री को विकसित किया। मुगलों ने बंगाल के कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग और जहाज निर्माण को विश्व स्तरीय कर दिया था। बंगाल इस समय दुनिया के सबसे अमीर प्रांतों में से एक था। बंगाल की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब 12% थी। 18वीं शताब्दी में बंगाल दुनिया का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक था। सिल्क, कॉटन, नमक, दाल, चावल जैसे कृषि उत्पाद बंगाल से एक्सपोर्ट होते थे। बंगाल में चाय और जूट को बड़े पैमाने पर उगाया जाता था। जूट की तो इतनी ज्यादा खेती की जाती थी कि उन दिनों बंगाल जूट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। बंगाल के लोग खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे और बंगाल अपने गोल्डन पीरियड पर था। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यापार शुरू किया तो वे भी बंगाल के महत्व को समझ गए। अंग्रेज बंगाल को ही सबसे पहले अपने अधिकार लेना चाहते थे। सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल को जीत लिया। यहाँ से अंग्रेजों ने बंगाल को लूटना शुरू किया और अगले 200 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। अंग्रेज बंगाल से जूट, कॉटन, सिल्क जैसे सामानों को ब्रिटेन एक्सपोर्ट करते थे और अपनी फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचते थे। लेकिन इस सब का कुछ फायदा बंगाल को भी हो रहा था। बंगाल व्यापार का केंद्र था, इसलिए अंग्रेज भी तेजी से बंगाल का विकास कर रहे थे। बंगाल में बहुत ही तेजी से नई नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा रेल की पटरियां भी बंगाल में ही बिछाई जा रही थी और बंदरगाहों की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा था। जाहिर है कि अंग्रेजों ने ये सब बंगाल या उसके लोगों के लिए नहीं कर रहे थे। इस विकास के पीछे उनका उद्देश्य तो बंगाल को और अधिक तेजी के साथ लूटना था। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में कलकत्ता से इतना सामान ब्रिटेन भेजा गया कि उस समय दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह था। इसी सब का नतीजा था कि जब अंग्रेज भारत से गए तो बंगाल का विकास बाकी भारत से कहीं ज्यादा था। यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियां, बीज, रेल सब कुछ उपलब्ध था। यहाँ तक बंगाल की स्थिति मुगलकालीन जितनी बेहतर तो नहीं पर काफी हद तक अच्छी ही थी। लेकिन आने वाले समय इस राज्य के लिए काफी ज्यादा भयानक होने वाला था। साल 1948 में जहां केवल पश्चिम बंगाल में ही 1 लाख से ज्यादा लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते थे, वहीं महाराष्ट्र में केवल 54,000 लोग ही इंजीनियरिंग सेक्टर में काम पर थे। लेकिन साल 1990 आते आते बंगाल का ये पूरा इंजीनियरिंग सेक्टर ही तबाह हो जाता है और केवल 1/3 लोग ही अपनी नौकरी बचा पाते हैं। जब देश आजाद हुआ था तब भारत में कुल जितने कारखाने थे उनका लगभग 20% केवल बंगाल में ही थे। लेकिन साल 1991 तक ये संख्या मात्र 6% रह जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन 44 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बंगाल सीधा अर्श से फर्श तक आ गया। चलिए अब बंगाल के गिरते हुए इंडस्ट्री के पीछे के कारण को समझते हैं। वैसे तो इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन उनमें से 3 बड़े कारण हम वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे।
कोई भी देश जब युद्ध लड़ता है तो उसकी बाकी इकोनॉमी वही रुक जाती और बहुत तेजी से पैसे खर्च होने लगते। साल 1962 में हुए भारत चीन युद्ध से देश उभर भी नहीं पाया था कि साल 1965 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। अभी इस युद्ध से हुए इकोनॉमिक लॉसेस पूरे भी नहीं किए जा सके थे कि एक बार फिर भारत को जंग के मैदान में जाना पड़ा और साल 1971 में भारत पाकिस्तान का एक और युद्ध हुआ। इन सब लगातार होने वाले वार से बंगाल की इकोनॉमी बूस्ट हो ही नहीं पाई और इंडस्ट्री के विकास के लिए आने वाला पैसा युद्ध खर्चे में चला गया। सूखा पड़ जाने से पैदा हुई भूखमरी जैसी समस्या से लड़ना देश के लिए ज़्यादा जरूरी था, जिससे सरकार इंडस्ट्री के विकास में निवेश नहीं कर पाई और इस तरह पैसा व काम की कमी की वजह से ज़्यादातर फैक्ट्रियां बंद हो गई। किसी भी राज्य और देश के विकास में उसकी औद्योगिक नीतियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साल 1952 में भारत सरकार फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई थी, जिसमें भारत में कहीं भी फैक्ट्री लगाने पर भारत सरकार आपको कच्चा माल को फैक्ट्री तक ले जाने पर सब्सिडी दे रही थी, जिससे देश के हर राज्यों का विकास हो सके। लेकिन इससे होता यह है कि फैक्ट्रिया के मालिक अपनी फैक्ट्रियां महाराष्ट्र जैसी जगह पर लगाते हैं, जहां से एक्सपोर्ट करना आसान था, क्योंकि अब उन्हें कच्चे माल की फिक्र नहीं थी। बंगाल को उसके खराब राजनीतिक माहौल की वजह से इसका फायदा नहीं मिल पाया था। इमरजेंसी के बाद साल 1977 बंगाल में सीपीआईएम की सरकार आई। साल 1978 में सीपीआईएम एक नई औद्योगिक नीति लेकर आई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अब राज्य सरकार बड़े उद्योगों की जगह छोटे उद्योगों को समर्थन देगी। जिससे हुआ ये कि उस समय के जो उद्योगपति बंगाल में थे, उन्होंने भी अपना फैक्ट्रियां वहां से हटा ली। 1980 में केंद्र की कांग्रेस सरकार लिबरलिज्म को मानती थी और व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नई नीतियां लाती थी, लेकिन लेफ्ट की बंगाल सरकार उनको ठीक ढंग से बंगाल में लागू नहीं करती थी। जिससे हुआ ये कि जिनको अपना नई फैक्ट्रियां लगानी थी, वो भी बंगाल छोड़कर ऐसे राज्यों में चले गए जहां की सरकार इंडस्ट्री का समर्थन करती थी। इससे ना तो अब बंगाल में पुराने उद्योग बचे और ना नए उद्योग लग पाए और बंगाल ने अपना वो शीर्ष स्थान को खो दिया। 33 सालों के बाद जब सीपीआईएम बंगाल की सरकार से बाहर हुई, उस समय तक कुल फैक्ट्री के उत्पाद में बंगाल का हिस्सा केवल 3.9% ही बचा था। साल 2011 में ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल में अपनी सरकार बनाती है, लेकिन बंगाल की हालत अभी भी जैसी की तैसी ही बनी हुई है। पिछले सरकारों द्वारा दिए गए छोटे उद्योगों का समर्थन की वजह से बंगाल के अंदर 2017 में करीब 52 लाख एमएसएमई थे। ममता सरकार ने एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2016 में स्टार्टअप बंगाल नाम की एक योजना शुरू की, लेकिन अप्रैल 2018 तक केवल 15 स्टार्टअप्स को इस योजना का फायदा मिल पाया था। आज भी बंगाल में राजनीतिक कारणों की वजह से वहाँ के माहौल खराब रहते हैं। सरकार बस एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन इसका खामियाजा बंगाल की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है और इन हालातों सुधर कब होगा ये कहना मुश्किल है। तो ये थी बंगाल के राइज एंड फॉल की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।